गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। वीडियो किया ना? यस सर। चलिए, तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि 2-3 लेक्चर्स पास्ट में हम लोग जो चीज पढ़ रहे थे, इट इज बिकॉज हम लोग नील बोर के मॉडल को अच्छे से समझना चाहते थे, है ना। हम लोगों ने देखा था कि नील बोर ने बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी की थी, उसके बाद उसने अपना मॉडल दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नील बोर अपना जो मॉडल दिए थे उनके क्या क्या कहानी थी। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे ये तो आप सारे जानते ही हो कि नील बोर के ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। पर चलिए एक बार हम लोग देखते हुए इसको बढ़ते हैं, क्योंकि आज नील बोर के थ्योरी के इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, बोर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये तो आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल वगैरह वगैरह, या 1 2 3 4 इस तरह सेल बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करेगी ना तो एनर्जी गेन कर सकती है, ना तो एनर्जी लूज करेगी। तो ये सारे कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसलिए इन जो घरों होते हैं, इन घरों को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? और इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, मतलब ऊपर घर से नीचे घर में आएगी तो एनर्जी रिलीज करेगी, और नीचे घर से ऊपर घर में जाएगी तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये इक्वेशन बताइए, क्या था इक्वेशन? याद होगा आप लोगों को? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या इक्वेशन दिया था मैंने? नहीं याद आ रहा बच्चों? ये बताया था ना आप लोगों को। उन्होंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h/2 पाई का मल्टीपल होगा, है ना, जहां पे n विल बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ओके, आई सपोज यू रिमेंबर दिस वन। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना, कि इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए फिर जरूरत है मुझे कि आगे बढ़ूं मैं? स्टूडेंट्स, आई सपोज। सर आगे। हाँ, आगे सर बढ़ाऊं मैं? आगे बढ़। यस। एक्चुअली मेन कहानी बोर मॉडल्स का अब शुरू होता है, जहां पे नील बोर ने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया था कि पहला सेल का क्या रेडियस होगा, दूसरा सेल का क्या रेडियस होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि एल सेल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि मान लो एल सेल में घूम रहा है, तो ये सेल का कितना रेडियस होगा उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया था। एन सेल में घूम रहा है तो क्या रेडियस होगा, एग्जैक्टली उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। चलिए उस कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं जो नील बोर ने किया था। ओके, चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, पहले ये चीज जान लो, चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है ना, ये चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। एक प्रोटॉन का भी यही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भी यही चार्ज होता है, बट प्रोटॉन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, अब आप सभी को मालूम है कि न्यूक्लियस में रहता है, कौन चार्ज पार्टिकल रहता है न्यूक्लियस में? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं न्यूक्लियस में, मतलब प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज बोले तो न्यूक्लियस का चक्कर मारते रहता है। ओके, गॉट इट? अब बच्चा एक चीज ध्यान से देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू विच नंबर? एटॉमिक नंबर की मास नंबर? सर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है। अब इस न्यूक्लियस का कितना चार्ज होगा, मैं न्यूक्लियस के चार्ज को Q1 मान रहा हूं, ठीक है।
कि न्यूक्लियस का कितना चार्ज होगा। यदि मान लो एक प्रोटॉन है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1 इंटू ई। 2 प्रोटॉन होगा तो 2 इंटू ई। 3 प्रोटॉन होगा तो 3 इंटू ई। यदि एटॉमिक नंबर Z है उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को ZE। किसी को कोई दिक्कत? नो। आई सपोज नो। न्यूक्लियस के चार्ज को ZE बोला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से के चार्ज से अट्रैक्टेड होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस न्यूक्लियस के चार्ज से अट्रैक्टेड होती है। ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपने तरफ खींचना चाहता है, बट इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है मेरे पास भी कुछ एनर्जी है, मैं तुम्हारी तरफ खींचूंगा नहीं, बट तुम्हारे इंपैक्ट में मैं घूमने लग जाऊंगा तुम्हारे चारों। ओके, ये न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके इंपैक्ट में इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाता है इसके चारों। ओके, अब चलो एक बात मैं आपको बता दूं। आप लोग ये तो सीनियर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज जान लो। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इनके बीच में अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। इस अट्रैक्शन को एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है। द फॉर्मूला इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द फॉर्मूला के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 आप न्यूक्लियस के चार्ज को मान लो, Q2 आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मान लो, ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए दुनिया में यदि कोई भी सर्कुलर मोशन होती है तो उसके लिए एक फोर्स सेंटर से डायरेक्टेड होनी चाहिए, एक फोर्स सेंटर से आनी चाहिए। उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स सेंटर से आनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। r होती है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहां पे जो सर्कुलर मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ओके, इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। मतलब इस कंडीशन में सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है उसके कारण। तो मतलब हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब बच्चा मैं क्या करता हूं, यहां पे ये काट सकता हूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर काट सकता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं के Q1 के जगह में मैं ZE लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नो। Q2 के जगह में मैं E लिख सकता हूं। मैं साइन नहीं दे रहा हूं, साइन का कोई मतलब नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव देना। ओके, बट मैं जस्ट चार्ज का वैल्यू E लिख रहा हूं। तो के ZE इंटू E डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू mv²। ओके, और यदि मैं v² को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लू, यहां पे मैं v² को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो v² को यदि मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या आता है, के ZE² डिवाइडेड बाय mr। इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन 1। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? v² इज इक्वल टू के ZE² बाय mr। अब देखिएगा नेक्स्ट, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है
MVR इज इक्वल टू NH by 2 पाई। पढ़ा है कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो? Yes. अब यहां से भी मैं V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लेता हूं, ठीक है? तो जब V को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाता हूं तो आएगा NH by 2 पाई MR, ठीक है? बेटा पिछले इक्वेशन में जब V को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया था तो हमारे पास था V स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, V स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय MR आया था। V स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय MR आया था। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं KZE स्क्वायर बाय MR। दिस इज इक्वेशन 1 से जो आया था V का। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो V का वैल्यू आया है इसको मैं यहां पुट करूंगा, ठीक है? गॉट इट? पुटिंग द वैल्यू ऑफ V ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो मैं जब पुट करता हूं तो ये कुछ कहानी इस प्रकार आती है। एन स्क्वायर, देखो स्क्वायर हो जाएगा ना, V स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय MR। अब बच्चा R को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लो आप लोग। ओके, यदि R को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाता हूं, ओके, R को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है ना? R को मैं उधर भेज देता हूं, सिंपल सा बात है। देखो R को मैं उधर भेज दिया, ओके, तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है m स्क्वायर और ये m काट सकते हैं, ओके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला। किसी भी सेल का रेडियस निकालना है तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है, ओके। आप ये डिराइव करके आपको बताने का मतलब यही है कि बेटा ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ये वाला 4 ऑप्शन दे दिया गया है और डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में क्या चेंज कर दिया गया था, बस एक ऑप्शन में n स्क्वायर h स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन में 4 पाई स्क्वायर के जगह पाई कर दिया गया था, m स्क्वायर कर दिया गया था, तीसरा ऑप्शन में z को z स्क्वायर कर दिया गया था। तो ऐसे 4 ऑप्शन बनाए गए, बट आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हो आई सपोज। बट चलिए डेरिवेशन को तो मैं एक बार और फिर से आपको समझा दूंगा, बट इस इक्वेशन में सारे टर्म्स का मतलब क्या क्या है वो तो आप पहले समझ लो। Rn is equal to n square h square divided by 4 pi square mk ZE square, है ना? तो सबका मतलब समझ लो। n मतलब होगा शेल नंबर, मतलब पहला शेल है कि दूसरा शेल है, ठीक है ना? h होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है ना बेटा, क्या होगा बोलो, बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों को बताया था मैंने, नहीं याद है? 6.626 into 94 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ओके। तो n का मतलब मालूम चल गया, h का मतलब आपको मालूम चल गई, ओके। 4 तो आपको मालूम है 4 होता है, पाई, पाई का वैल्यू मालूम है, m एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है ना कितना होता है? So 9 into 10 to the power minus 31 kg. Yes, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Very good. Okay. K होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ठीक है ना? K इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना? Z एटॉमिक नंबर होती है, गॉट इट? Z इज एटॉमिक नंबर, अंडरस्टूड? और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब 1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोलो एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो बच्चा, आपको क्या करना है, जब किसी सेल का वैल्यू निकालना है कि किसी रेडियस का आर पहला घर का निकालना है, तो n1 लिखोगे, h का वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, k का वैल्यू डालो, z एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट रहेगा, लिथियम का बोलेगा 3 डालो, हाइड्रोजन का बोलेगा 1 डालो, हीलियम का बोलेगा 2 डालो, e डालो, आपको रेडियस निकल जाएगी उस सेल। ओके, अब चलो एक बार मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ, आप हंसो ना, ताकि एक बार डिराइव जरूर कर लेना इसको घर में, ठीक है? खुद डिराइव कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, अट्रैक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, KQ1Q2 बाय R² फॉर्मूला होता है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। इससे मैंने क्या किया है, V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दिया है, यहाँ पे Q1 को ZE लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, V² को KZE² बाय MR। नेक्स्ट MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, आप लोग पढ़े हो, V को बना लिया सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, आ गई सिंपल डेरिवेशन में, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल डेरिवेशन है। अब देखो क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या क्या है, ध्यान से देखना। H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होती है, K भी कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता है, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में बहुत सारे कांस्टेंट पड़े हुए हैं, तो उन सारे कांस्टेंट का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा, है ना? सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया, उन कांस्टेंट को सॉल्व किए तो एक कांस्टेंट आएगा। तो एक्चुअली सारे कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाता है 0.529, और जो वेरिएबल होता है n² बाई जेड, ओके, n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम, गॉट इट, अंडरस्टूड। और एंगस्ट्रॉम मालूम है क्या होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू, मालूम है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो Rn का वैल्यू, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का अब फॉर्मूला हो गया, इतना छोटा सा फॉर्मूला हो गया 0.529 n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम, वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, बस आपको सेल नंबर डालना है, पहला सेल का पूछा तो 1², एटॉमिक नंबर 1 डाल दो, यदि किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 डालो, यदि तीसरा सेल का पूछेगा तो 3², हो गया आराम से। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास आ गई, इन एंगस्ट्रॉम निकलेगा इस तरह, ठीक है, गॉट इट। चलिए, अंडरस्टूड। तो आई सपोज इस डेरिवेशन को आप लोग कर लोगे और फॉर्मूलाज को दिमाग में रखिएगा। अब देखना, प्लीज प्रैक्टिस वंस, मैं एक होमवर्क के लिए आपके लिए पेज छोड़ रहा हूं कि दिमाग में रखना कि प्लीज डिराइव करना है एक बार, अब डिराइव नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, तभी आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि रेडियस का कम से कम ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह आएगी, n² h² बाई 4 पाई स्क्वायर mk ZE², ये आपको याद रखना, इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह आएगी, ठीक है ना सर? हाँ बेटा बोलो। सर यूज करना है तो फिर सर वो 0.529 वाला भी कर सकता है ना? यूज तो यही वाला होगा बेटा, ठीक है ना, यूज तो यही वाला होगा, ठीक है ना, उतना बड़ा थोड़े आदमी पुट करेगा सारा वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए कहानी, देखो इंपॉर्टेंट कहानी। मान लीजिए एक पल के लिए ये वाला मैं न्यूक्लियस मान रहा हूं, कोना में दिख रहा है ना, एक एटम का न्यूक्लियस मान रहा हूं, हाइड्रोजन ही एटम का न्यूक्लियस मान रहा हूं। अब ये वाला मैं पहला शेल मान रहा हूं, ठीक है ना, पहला शेल, हाइड्रोजन एटम का पहला शेल, पूरा नहीं बना रहा हूं, एक पोर्शन ऑफ द शेल में बना रहा हूं, ठीक है।
ये वाला मैं मान रहा हूं दूसरा शेल, ठीक है। ये वाला मैं मान रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं स्ट्रेट ही बनाता हूं तब ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। सपोज कीजिए कि दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला पहला शेल है, पूरा नहीं बना रहा हूं, पोर्शन ऑफ द सेल बना रहा हूं, ठीक है। पहला शेल है, ये हाइड्रोजन एटम का दूसरा शेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। ये वाला चौथा सेल है, ठीक है। अब एक्चुअली इस इमेज से जो मैं बताना चाहता हूँ, अब ध्यान से देखना। अच्छा, आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं है ना कि हाइड्रोजन एटम में 4 सेल कैसे होगा? ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन है सर तो 4 सेल क्या रह क्या करेगा? भैया आपको ये मालूम है ना कि यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर सेल में जा सकता है। यस सर। है ना? तो ये कंफ्यूजन है मत रहना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे कुछ गौर करवाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा गौर करना कि मैं जो ये बनाया हूँ इसका मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ। के शेल पहला शेल है, एल सेल दूसरा सेल, एम सेल तीसरा सेल, एन सेल चौथा सेल। आप कुछ गौर कर पा रहे हो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ? शायद यदि आप सोच पा रहे हो तो बताओ। सर सबका डिफरेंस अलग अलग है। मतलब दो सेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? जैसे सर दूर जा रहा बढ़ते है, जा रहा। बढ़ते जा रहा है ना? यस, वेरी गुड। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, पहला सेल जो होता है ना, उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ध्यान से दीजिए, समझिएगा। मैं पूरा लिख दूं कि समझ जाओगे? जीएस लिख रहा हूं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। पहला सेल को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा सेल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा सेल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को फर्स्ट सेल लिख देते हैं, नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरे सेल को बोलते हैं, ओके। इसी प्रकार इसको हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, तीसरे सेल को। चौथे सेल को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। पहला सेल को ग्राउंड स्टेट, दूसरा सेल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। तो ये जो डिस्टेंस दूरी बढ़ते जा रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थियोरेटिकली कि क्यों डिस्टेंस बढ़ते जा रही है। हम लोगों ने अभी रेडियस का एक फॉर्मूला पढ़ा, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। अब मान लीजिए एक पल के लिए पहले घर का रेडियस निकालने को बोला जा रहा है, हाइड्रोजन के पहले घर का रेडियस R1 का, तो 0.529 पहले घर का, तो n के जगह 1 स्क्वायर 1 और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पहले घर का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द लेटर ए नॉट। इसको हम लोग ए नॉट से डिनोट करते हैं। 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलो या ए नॉट बोलो, सेम होता है। इसको हम लोग वोर्स ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग वोर्स ऑर्बिट भी बोलते हैं। वोर्स ऑर्बिट का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम के पहले घर का रेडियस को वोर्स ऑर्बिट बोला जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज वोर्स ऑर्बिट, तो वोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के पहले घर के रेडियस को वोर्स ऑर्बिट बोला जाता है, जिसको ए नॉट से डिनोट की जाती है, ओके। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इस फॉर्मूला में मैं थोड़ा सा और आप चेंजेस ला सकता हूँ। Rn को मैं लिख सकता हूँ जैसे कि देखिए 0.529 एंगस्ट्रॉम को मैंने क्या बोला? ए नॉट बोला, सर ए नॉट। ए नॉट बोला। तो बच्चा मैं ये वाला चेंज करके थोड़ा लिख दूं, 0.529 एंगस्ट्रॉम के जगह ए नॉट लिख दूं, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं? नो। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, Rn इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड,
ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन्ग नहीं, एंगस्ट्रॉन्ग इंक्लूड हो गया उसी में, 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग को ही ए नॉट बोले, ए नॉट एल स्क्वायर बाई जेड। चलिए अब इस फॉर्मूला के मुताबिक दूसरे घर का रेडियस यदि हम लोग निकालें तो क्या होगा, ए नॉट 2 स्क्वायर 4, ओके, तो कितना हो जाएगा 4 ए नॉट। तीसरे घर का रेडियस निकालू तो कितना होगा बताना, 9 ए नॉट। 9 ए नॉट। चौथे घर का 16 ए नॉट। मतलब आप ये गौर कर रहे हो कि ये जो पहला घर का रेडियस है ये वाला ए नॉट है, ठीक है ना, ये दूसरे घर का रेडियस जो यहां से यहां है वो 4 ए नॉट है, ठीक है ना। तीसरे घर का रेडियस यदि आप देखोगे तो 9 ए नॉट, और वहीं चौथे घर का रेडियस आप देखोगे तो आपको मिल रही है 16 ए नॉट, है ना। तो मतलब ये देखिए, ये पहला घर और दूसरा घर के बीच के डिस्टेंस का मैं बात करूं तो कितना है बता सकते हो क्या, 3 ए नॉट। 3 ए नॉट, ठीक है ना। तीसरा और दूसरा या बेंच में बात करूं तो 5 5 ए ए नॉट, नॉट। ठीक है ना, ये वाला 7 ए नॉट, है ना। यस सर। तो मेरा बोलने का मतलब है दो सेल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ते जाती है जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, R4 माइनस R3, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1, कौन डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसकी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, गॉट इट। यस सर। चलिए तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोगों ने अभी जितना फॉर्मूला रेडियस का देखा, मैं एक बार सम अप कर देता हूं और आप लोग प्लीज डिराइव तो कर ही लेना है एक बार। पहला फॉर्मूला था n स्क्वायर h स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला छोटा होके हो गया था 0.529 क्या n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन्ग। ये फॉर्मूला और छोटा होके हो गया था ए नॉट n स्क्वायर बाई जेड, ओके। ये भी रेडियस का फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है कि नहीं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस। चलो आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हीलियम एटम के, हीलियम का तो नहीं निकलेगा, हीलियम प्लस का निकलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होती है, ये पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोला था ना पहले ही। जिस सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए वैलिड होगी। यस। तो हीलियम पॉजिटिव, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो 1 पॉजिटिव तो करना ही पड़ेगा। हीलियम पॉजिटिव के पहले घर का रेडियस आप बता सकते हो क्या, क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, बहुत सिंपल है सर ना। ए नॉट बाई 2। ए नॉट n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर 1 हीलियम का बाई 2। ए नॉट बाई 2, ठीक है ना। यदि हीलियम एटम के दूसरे घर का रेडियस पूछे तो हीलियम आयन का पॉजिटिव सर का 2 ए नॉट। ए नॉट इंटू 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 ए नॉट, ठीक है ना। इसी प्रकार लिथियम का भी आप निकाल लेना, पहला दूसरा तीसरा घर, एज होमवर्क ट्राई कर लोगे, ठीक है, कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, ट्राई करो। If the radius of second orbit of Li2 plus ion is x, then find radius of first orbit of He plus in terms of x.
क्या बोल रहा है, लिथियम के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है x, ठीक है, लिथियम 2 पॉजिटिव का दूसरे घर का रेडियस दिया हुआ है x, ठीक है ना, मतलब a0 n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर कितना हो गया 2 स्क्वायर 4, लिथियम के लिए z हो गया 3, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये कहानी हमें दिया हुआ है कि लिथियम के सेकंड घर के ऑर्बिट का रेडियस है x। अब क्या पूछा है हमें, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, मतलब He प्लस का पहले घर का रेडियस पूछा है हमें x के टर्म में। मतलब हमारे पास तो ये फॉर्मूला होता है a0 n स्क्वायर बाई जेड, तो यहाँ पे तो निकलेगा तो a0 के टर्म में निकलेगा, पर हमें x के टर्म में निकालना, तो ठीक है ना, यहाँ से हम लोग a0 को लिख सकते हैं x के टर्म में 3x/4, है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. a0 को हम लोग x का टर्म में लिख देंगे 3x/4 इंटू n स्क्वायर, n कितना होगा, पहला घर पूछा है ना 1 स्क्वायर, हीलियम पूछा है 2, तो 3x/8। 8. समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। देखो, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखो, नील बोर ने रेडियस तो कैलकुलेट कर ही लिया, साथ में नील बोर ने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर घर में घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला को, अब वेलोसिटी की कैलकुलेशन कैसे किया था उन्होंने। देखो, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब यहां से आप क्या कीजिए, v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लीजिए, nh/2 पाई mr, ठीक है। अब आप r का एक फॉर्मूला जानते हो, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर, ये r का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। ओके, अब आप क्या करो, r का ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करो। ओके, r का ये फॉर्मूला इसमें पुट करो। ओके, तो जब आप r का ये फॉर्मूला इसमें पुट करोगे तो आपको आएगी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2 पाई जेडी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई nh। ये आप पुट करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है ना। सारा पुट मतलब r को पुट करोगे जब यहाँ पे, ये वाला वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, तो आपको ये वाला वैल्यू आएगा, पुट करके आप देख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे ढंग से आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल कौन कौन है। एक जेड एटॉमिक नंबर वेरिएबल है और n सेल And नंबर sir. वेरिएबल, सेल नंबर वेरिएबल। 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, है ना। तो बाकी सारे कांस्टेंट है, तो हम लोग सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6
Z/n मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। गॉट इट? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 2.18 into 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको ध्यान देना इस फॉर्मूला में एक चीज कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ते जाता है वेलोसिटी बढ़ते जाती है, और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर, मतलब शेल नंबर भी जैसे इंक्रीज होने लगता है, मतलब न्यूक्लियस से आप दूर जाने लगते हो तो वेलोसिटी घटने लग जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट? तो चलिए, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2.18 into 10⁶ Z/n। Z मतलब एटॉमिक नंबर डाल दीजिए, n मतलब शेल नंबर डाल दीजिए, निकल जाएगा वेलोसिटी। चलिए ये सम बनाइए तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ट्राई कीजिए। ट्राई कर सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता यस सर, हूँ। कर। ट्राई कीजिए। सर 2/3 होगा। 2/3 शायद नहीं। नहीं, सम तो बहुत इजी है, ये सम मैं करवा रहा हूँ कुछ और रीजन के लिए, ऐसे तो आसान काफी है। आंसर आपसे गलत निकला क्यों भगवान जाने। देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में और बेरिलियम 3+ के चौथे ऑर्बिट में। ओके, तो चलो मैं हाइड्रोजन वाला को 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं। रेशियो पूछा गया तो 2.18 into 10⁶ इंटू Z/n। हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1, ठीक है, और कौन से घर में पूछा है? पहला ही घर में पूछा है, ठीक है। चलिए, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। बेरिलियम का Z कितना होता है? 4। 4 कौन से घर में? चौथा घर का पूछ रहा है। आई सपोज ये तो जाएगा ही जाएगा, तो क्या आंसर आना चाहिए? 1:1। देखो, बट ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है मेरा कि आप ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा। रेशियो वाला क्वेश्चन इसलिए रहता है कि आपकी कैलकुलेशन को आसान करना चाहता है। देखो क्या होता है, कहानी यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है Z/n पे, ठीक है ना। वेलोसिटी Z/n पे डिपेंड कर रही है, उस बाकी ये वाला तो कांस्टेंट फैक्टर है। अब कोई 2 एलिमेंट का आपको कंपेयर करने बोल देगा, ठीक है। तो जब कंपेयर करने बोल देगा 2 एटम, 2 डिफरेंट एटम का, तो आपको मालूम है ये वेरिएबल वाला फैक्टर को दिमाग में रखना ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला कांस्टेंट वाला फैक्टर को दिमाग में नहीं रखना, ये वेरिएबल वाला फैक्टर को दिमाग में रख के सॉल्व कर लेना, तो फटाक से आंसर आ जाएगी। समझिए बात को। यस।
नेक्स्ट स्टोरी इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, ये देखो, देखिए न्यूक्लियस के पूरे एक चक्कर को मारने में एक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। समझ गए? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब न्यूक्लियस के पूरे एक चक्कर मारने के लिए कितना समय लगता है एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होगी, 2πr होगी, है ना? यस। डिस्टेंस 2πr होगी। आपने पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, ठीक है? t इज इक्वल टू 2πr बाय वेलोसिटी। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो जिसपे प्रोपोर्शनैलिटी है उसी को निकालता हूँ, जो कांस्टेंट टर्म को हटाता हूँ। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना? तो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है आप लोगों ने पढ़ा है a0 n² by z, ठीक है ना? तो मतलब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, ठीक है? वेलोसिटी का आपने कहानी पढ़ा हुआ है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मतलब बोलने का यहाँ पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। ओके, गॉट इट? तो यहाँ यस पे हम देखें टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिवाइडेड बाय v, और रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो मैं लिख सकता हूँ n²/z से रेडियस प्रोपोर्शनल होता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है z/n से, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। कोई दिक्कत नहीं ना? नो So time period of revolution of an electron is proportional to n³/, z²। ये दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए आपके सामने एक सम है, ये बनाइए, ट्राई करो इसको। बनाओ। क्या होगा? सब बनाओ। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। भाव्या, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? भाव्या, आर यू गेटिंग माई वॉइस? भाव्या, भाव्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नो। चलिए बनाइए। यस सर। भाव्या आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप देखो जरा सा। बना? देखिएगा ध्यान से।
Find out the ratio of time period of electron in second orbit of lithium to third orbit of He plus. ठीक है ना? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है टाइम पीरियड किससे प्रोपोर्शनल होती है? n क्यूब्ड बाय z स्क्वायर से। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको Li2 प्लस को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है? 1 का देखते हैं बाई 2 का देखते हैं, ठीक है? तो Li2 प्लस का n क्यूब्ड बाई z स्क्वायर। n क्यूब्ड कौन सा सेल पूछा है? सेकेंड ऑर्बिट पूछा है, तो 2 क्यूब्ड, ठीक है ना? लिथियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 स्क्वायर होता है, ओके? डिवाइडेड बाय He प्लस का, ठीक है ना? n क्यूब, तीसरा घर पूछा है 3 क्यूब, ओके? और z हो गई इसकी 2 स्क्वायर, गॉट इट? तो यदि हम लोग इसको कितना हो जाएगी? 2 to the power 5 by 3 to the power 5, 2 by 3 to the power 5, ओके? ये मालूम है ना, a to the power m into a to the power n, a m plus n होती है, यस है ना? दिस विल बी द आंसर, समझ आई? ओके, यस चलिए, तो ये होती है टाइम पीरियड की कहानी। देखो एक फॉर्मूला और होता है एनर्जी निकालने का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालने का। देखो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का यदि हम बात करें तो इट इज द सम ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी? हम बोल सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा का mv स्क्वायर होता है, ओके? अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक दैट इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। अब ये कहां से आया, इसकी डेरिवेशन आप अभी जान नहीं सकते हो, बट फिलहाल दिमाग में रखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट द फॉर्मूला इज माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, ओके? गॉट इट? अंडरस्टूड? अब एक फॉर्मूला Yes, आप लोग को याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले आप लोग को, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आ रहा है? यस सर, है ना? इस फॉर्मूला से मैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर लिख सकता हूँ। Q1 को जेडी लिखता था, याद आ रहा है ना? यस सर, ओके, के जेडी स्क्वायर, Q2 को जेडी लिख दिया, के जेडी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है? तो मैं इसको लिखता हूँ हाफ mv स्क्वायर, ओके? mv स्क्वायर की जगह में मैं क्या करता हूँ, ये जो mv स्क्वायर है इसके जगह पे मैं ये वाला लिख देता हूँ के जेडी स्क्वायर बाय आर, ठीक है? के जेडी स्क्वायर बाय आर, गॉट इट? फिर आ गया प्लस माइनस माइनस के जेडी स्क्वायर बाय आर। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है के जेडी स्क्वायर बाय आर, ओके, इसको मैं मान रहा हूं x, हाफ x, ये भी के जेडी स्क्वायर बाय आर है, ओके? तो हाफ x माइनस x करोगे तो कितना आता है? माइनस x आता है। माइनस x आएगा कि माइनस हाफ x आएगा? सर माइनस हाफ एक्स, माइनस हाफ x आएगा, तो माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना? तो बच्चा देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाय आर, ठीक है? और इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला में टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया हमारे पास माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाय आर, इसमें यदि हम लोग आर का वो वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4π² mk/z² पुट करते हैं। ओके, इसको आप इसमें जब पुट करोगे तो टोटल, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इतना बड़ा फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा है। तो एग्जाम में आप याद तो नहीं रख सकते इतना बड़ा फॉर्मूला, बट डिराइव कर सकते हो ऑन स्पॉट। इतना तो आपको पता चल जाएगा, -12 kz²/r, ठीक है ना। Rn का n² h² 4π² mk/z²। तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो इट विल कम -2π² k² z² e⁴m डिवाइडेड बाय n² h²। ये आ जाता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये आप रट नहीं सकते हो, ये एग्जाम में भी आएगा तो आपको ऑन द स्पॉट डिराइव ही करना पड़ेगा। कैसे? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², सबको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला फिलहाल आप दिमाग में रख लो, -kze²/r। ओके, mv² की जगह में आया kze²/r, -kze²/r, ½ x निकला तो -½ x। ओके, वही पुट किया, ये आया। अब सारे कांस्टेंट को आप पुट कर दो तो इसमें वेरिएबल आपको क्या क्या दिख रहा है? सर z² और n²। वेरी गुड, वेरिएबल तो 2 ही दिख रही है, ये z² और एक n², है ना। बाकी सारी कांस्टेंट है। तो सारे वेरिएबल्स आप पुट कर दोगे ना, ओके, तो आपको आ जाता है -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली, ये बताया हुआ हूं मैं आप लोगों को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। और जूल के टर्म में यदि आप लिखना चाहते हो तो -2.18 × 10⁻⁻18 z²/n² जूल पर एटम, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अक्सर हम लोग किसका ज्यादा यूज करते हैं? -13.6 z²/n²। सारे कांस्टेंट को पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाती है हमारे पास, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो ये तो आपको बताऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको हाइड्रोजन एटम के लिए डिराइव करके बता देता हूँ। देखो बच्चों, अभी एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, ENH = -13.6। देखो सारे फॉर्मूलाज को प्लीज याद रख लेना, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर एटम। तो हाइड्रोजन के पहले घर का क्या होगा फॉर्मूला, बता सकते हो क्या? सर -13.6। ठीक है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे घर का -13.6 1² हो गया, n² 2² 4। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? कितना? तो -3.4। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। थर्ड सेल का कितना? सर -13.6/9। हाँ, 9 कितना होगा? 9 से डिवाइड करोगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 1 जा 9 आएगा, ठीक है ना। कितना बच के 4 9 9 5 जा 45 109 -1.51। फोर्थ घर का कितना आएगा? चलो आप डिवाइड करके आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा डिवाइड करके आपको। क्या होगा? बेटा आप लोग डिवाइड नहीं करने आता है।
So 0.85. हाँ 0.085, ठीक है। देखो अब ये 4 तो आपको याद रखने होंगे, अब याद रखो या इसको डिराइव कर लो, ये आपकी मर्जी है। 2 बार डिराइव कर लोगे तो याद ही रह जाएगी, मतलब आप डिराइव ही कर लेना बेटा, मैं रटने नहीं बोलूंगा, रटने की तो चीज है ही नहीं, सिंपल डिवाइड करना है। ओके, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये 4 घर के रेडियस आपको मालूम होनी चाहिए। गॉट इट। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूं ध्यान से देखना, ये वाला हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये वाला पहला घर हुआ जिसको हम लोग बोले ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ये मैं मान रहा हूं पहला घर जिसको मैं बोला ग्राउंड स्टेट। दूसरा घर कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं? The first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। उसी प्रकार थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। अब देखो आप ध्यान दोगे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को E2 - E1 करिए, कितना आता है बताइए तो, कितना आ रहा है? So 10.2 -10. नहीं माइनस नहीं आएगा, -E2 - E1 बोल रहा हूँ, तो Yes sir, yes. -0.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हो कि ये जो गैप है, दो एनर्जी लेवल के बीच में, मैं बोलूं E2 - E1, E3 - E2, ठीक है ना, E4 - E3, क्या होता है? पहला एनर्जी लेवल मतलब पहला सेल और दूसरा सेल के बीच में जितना एनर्जी गैप है, ओके, उतना एनर्जी गैप तीसरा दूसरा में नहीं है। ओके, चौथा तीसरा में और कम होने लगता है, और Yes sir. कम होने लगता है। बट वहीं आपने रेडियस के बारे में पढ़ा था, ये ध्यान दीजिएगा। रेडियस बढ़ते रहता. हाँ ठीक है ना, रेडियस बढ़ते रहता है। ओके, ये ध्यान दीजिए। अब एक चीज और छोटा सा बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आता होगा सर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या? देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ लो क्या होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर जा चुका है। मतलब मान लो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फील्ड यहाँ तक है, ठीक है, अब उसको वो पार करके यहाँ पहुंच गया, तो अब ये न्यूक्लियस तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपने तरफ खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जहां तक है वहीं तक वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में खींच सकता है ना। Yes यदि sir. उसके बाहर चल गया तो वो फोर्स तो फील नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर चला जाता है और रेस्ट पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ ही नहीं रहा है तो रेस्ट पे है, तो इसकी एनर्जी को ध्यान दीजिएगा, इसकी एनर्जी को हम लोग मानते हैं मैक्सिमम। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे पहुंच गई। इंफिनिटी का मतलब हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं होता है। इंफिनिटी मतलब यही कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर चला गया। ओके, गॉट इट। तो हम बोले ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला गया। तो इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ इंफिनिटी पे है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर है। ओके, तो एनर्जी इंफिनिटी पर क्या है? मैक्सिमम। Maximum. ओके, इंफिनिटी पे एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ओके, और मैक्सिमम एनर्जी को कन्वेंशन के तहत माना गया जीरो।
मैक्सिमम एनर्जी को कन्वेंशन के तहत माना गया 0। ओके, यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, आपने तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया भी, और इस डेरिवेशन में आप लोगों ने ये देखा भी। एक सेकंड में दिखा देता हूं आप लोगों को। इस डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा भी कि पहला सेल का एनर्जी ज्यादा है कि दूसरा सेल का एनर्जी ज्यादा है? पहला। हाँ, पहला। पहला का ज्यादा है। और दूसरा दूसरा करेंगे। नेगेटिव साइन है बेटा, ठीक है ना। दूसरा का ज्यादा है, तीसरा का ज्यादा है, चौथा का ज्यादा है। मतलब जैसे कि हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो सेल का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होने लगता है। गॉट इट? तो मतलब क्या है, हम लोग जब इंफिनिटी पे है तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्या कि पहला सेल का एनर्जी सबसे कम होता है, फिर उसके बाद एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन को हम जैसे भी एटम के अंदर में डालते हैं, एटम के अंदर में डालते हैं मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स में डालते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स में यदि वो आता है तो उसका एनर्जी 0 से कम होगा, होगा यस ना, सर। 0 से कम होगा। और 0 से कोई भी चीज कम होता है तो वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, इसलिए एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में है, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स में है, तब तक उसकी एनर्जी रहेगी नेगेटिव। समझ गए? अब एक रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लो बेटा। देखो ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपने तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, बट आपने काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। बट ये जान लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये दिमाग में रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको डिराइव भी किया जा सकता है, इसको डिराइव करना भी आसान है। देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी देखे थे हम लोगों ने, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, बताया था ना। ओके, तो टोटल यस एनर्जी सर। और पोटेंशियल एनर्जी का यदि रिलेशन निकालोगे, डिवाइड करो, तो देखो क्या बचेगा। बचेगा क्या बचेगा आपको? 2 बचेगी, है ना। और टू। पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो जाएगा। ओके, और उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ओके, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आप लोग निकाल लोगे उस तरह। काइनेटिक एनर्जी का भी देखा था हम लोगों ने, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो आप लोग डिराइव कर लेना इस चीज को, टोटल एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी एक बार करना, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके निकालो रेशियो, तो पता चल जाएगा ये दोनों का रिलेशन। वो तो मैं लिख ही दिया, एक बार टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी करना, तब रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो इसको एक बार आप लोग डिराइव करना, मैं तो बता दिया आप लोगों को, पर डिराइव करना लिखा हुआ सामने में। तो ये आपको दिमाग में रखना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 विच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ये यस कहानी सर। है नील बोर के एटम की। गॉट इट? तो फिलहाल ये क्वेश्चन एक बार देख लो, ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो आप। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन? तो पोटेंशियल एनर्जी का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड कितना होगा बेरिलियम के लिए? 4 ना। यस सर। ओके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन सेल पूछा, के एल एम एन 4, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ओके, ये टोटल एनर्जी आया। हम लोगों ने पढ़ा है अभी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यस सर। तो
तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही हम लोग रहने देते हैं, बट जितना मैंने बताया उन सबको अच्छे से देख के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।